नमस्कार, आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बदलते वातावरण और खान पान में गड़बड़ी के कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुछ बीमारियां आनुवंशिक भी होती हैं और इन्हीं आनुवंशिक रोगों में एक नाम आता है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया एक ब्लड से संबंधित रोग है और प्रत्येक वर्ष 8 मई को पूरे विश्व में थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, थैलेसीमिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इस रोग का निवारण क्या है, इन्हीं सब पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुशील गर्ग जी, जो सिविल हॉस्पिटल हिसार में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज पूरे विश्व में थैलेसीमिया दिवस मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या है। जी, 8 मई को हर वर्ष हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। इसको मनाने की आवश्यकता इसलिए है कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है। अगर सिंगल जीन डिसऑर्डर की बात करें तो यह संख्या नंबर 1 पे है। बहुत से ऐसे हमारे विश्व स्तर पे मरीज हैं थैलेसीमिया मेजर, जो इसका एक गंभीर रूप है। करीब 1.5 लाख पूरे विश्व में मरीज हैं। हिंदुस्तान में अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 1200 से ज़्यादा मरीज थैलेसीमिया मेजर के हैं। ये तमाम उम्र रक्त ट्रांसफ्यूजन से डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके माता पिता को कार्यक्रम में जोड़ने के लिए ये दिवस एक इनका सम्मानोत्सव दिवस है, ताकि हम इनको और प्रोत्साहित कर सकें, इनकी देखभाल कर सकें। और इस साल का जो नारा है, जो 8 मई 2022 का विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में जो नारा आया है, वो भी इसी के संदर्भ में है, बी अवेयर, शेयर और केयर। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो ये दिवस उपलक्ष्य है हमारा सभी थैलेसीमिया रोगियों को प्रोत्साहित करने का, उनकी और बेहतर देखभाल कर सकें और हमारे समाज में इसकी जागरूकता को बढ़ा सकें, ताकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो इसके हम निवारण कर सकें और आने वाले हमारे जो समाज में इनकी संख्या को, थैलेसीमिया मेजर की संख्या को कम कर सकें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में बताया, लेकिन हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया रोग है क्या आखिर, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया एक रक्त विकारक है। ये आनुवंशिक है, ये पैदाइशी से ही ये रक्त में एक कमी है। अगर थैलेसीमिया की बात करें तो ये एक हीमोग्लोबिन में, हमारे जो ग्लोबिन श्रृंखला है उसमें कमी आती है। 2 तरह की हमारी ये श्रृंखला रहती है। ये प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एक अल्फा श्रृंखला रहती है और एक बीटा श्रृंखला रहती है। तो इनकी आगे जेनेटिक में पीछे माता पिता से अगर कोई जीन में म्यूटेशन रहती है तो वहाँ से इसकी घाट होने लगती है और ये पूरी तरह से हीमोग्लोबिन की मात्रा और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी आती है, जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है। तो ये एक पैदाइशी, एक विरासत में मिली हुई बीमारी है जो आगे चल के परिवारों में ज़्यादातर पाई जाती है। लेकिन 30% थैलेसीमिया के ऐसे मरीज हैं जिनका पीछे कोई परिवार से संकेत नहीं मिलता। तो इस दिवस में हमारा यही मेन जागरूकता अभियान रहता है कि हम ऐसे मरीजों की पहचान करें। जी, और डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया के लक्षण क्या क्या हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जैसा मैंने कहा कि थैलेसीमिया में हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें हमारी जो बीटा और अल्फा चेन की संख्या में कमी आने लगती है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक है। ये जगह जगह पे हमारे रक्त के माध्यम से हमारे सभी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। क्योंकि थैलेसीमिया में अल्फा या बीटा की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा और आरबीसी की संख्या कम होने लगती है, तो ऐसे मरीजों को पैदाइश से ही इनको हल्का अनीमिया रहने लगता है। ये निर्भर करता है कि ये रोग कितना गंभीर है, क्योंकि बीटा और अल्फा जो जीन्स हैं, ये अगर हम एक सामान्य आदमी में जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र नंबर 16 से 4 जीन हमारी अल्फा प्रोटीन को बनाती हैं। प्रत्येक माता पिता से 2-2 जीन को लिया जाता है और जो बीटा चेन है वो गुणसूत्र 11 नंबर क्रोमोसोम से 2 जीन आती हैं, माता पिता से 1-1 जीन आती है। तो थैलेसीमिया एक समूह है बीमारियों का, जिसमें ये देखा जाता है कि कितने जीन म्यूटेशन हुए हैं, उसी के हिसाब से उनके लक्षणों की गंभीरता को देखा गया है। क्योंकि ये एक ऑक्सीजन का वाहक है, तो थैलेसीमिया के मरीजों में रेड ब्लड सेल की संख्या कम होने से इनको ज़्यादातर अनीमिया एक मुख्य लक्षण है। थकावट रहती है, इनको कमज़ोरी रहती है, त्वचा पीली पड़ने लगती है,
पीलिए के भी इनको संकेत रहते हैं इन बच्चों में। इनमें बढ़ोतरी थोड़ा देर में रहती है, विकास में देरी आती है और इनके उपचार की भी अन्य जटिलताएं हैं। ये कुछ मुख्य लक्षण है थैलेसीमिया के मरीजों के, क्योंकि ये पैदाइशी रोग है। और अगर ये थैलेसीमिया मेजर है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा मेजर और माइनर क्या है। जैसा अल्फ़ा बीटा जीन है, ये 4 जीन मिलके हमारी अल्फ़ा की प्रोटीन को बनाती हैं। अगर एक जीन में म्यूटेशन हुआ है तो ये साधारण तौर पे इनके कोई लक्षण नहीं रहते हैं। इनको हम कैरियर स्टेज बोलते हैं या अल्फ़ा कैरियर की या वाहक की स्थिति है। अगर 4 में से 2 जीन में अगर म्यूटेशन है तो ये अल्फ़ा माइनर रहेगा। बाकी 2 जीन अपना हीमोग्लोबिन की प्रोटीन श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं। अगर 3 जीन में म्यूटेशन है तो ये अल्फ़ा एच डिजीज़ है। इनमें गंभीर अनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बीटा जीन के साथ उसकी पर्याप्त रेशो नहीं बन पाती है। तो मेजर थैलेसीमिया की श्रृंखला में इन मरीजों को जोड़ा जाता है। शुरुआती 2 साल में ही ये मरीज अपने लक्षण दिखाने लगते हैं। खून की कमी के कारण इनको थकावट रहती है, बढ़ोतरी होनी रहती है, कमज़ोरी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी देखा गया है कि जो हमारी बोन मैरो है उनमें, क्योंकि ये जो लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं उसका विकार होने लगता है और वो बड़े होने से जो चेहरे की बोन्स हैं उनका आकार भी अलग से रहता है। मस्तिष्क और चेहरे की जो बोन का रेशो है वो बिगड़ जाता है। मैग्जिला अगर बोन की बात करें तो वो अपने आकार में बड़ी हो जाती है। ये कुछ अन्य जटिलताएं हैं। अन्य जो हड्डियां हैं वो भी भंगुर या जो ब्रिटल बोन्स की बात करते हैं तो वो उनको सामान्य चोट से टूटने का जल्दी खतरा रहता है। ये कुछ मुख्य लक्षण है हमारे थैलेसीमिया मेजर वाले मरीजों में। जी, अभी आपने सभी लक्षण बताए डॉक्टर साहब, उनको देखकर तो लगता है कि बहुत ही जटिल और बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। लेकिन अभी आपने जैसे ये बताया कि 2 साल की उम्र तक इसके लक्षण नज़र आते हैं। क्या कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें कोई लक्षण ना हो या फिर बहुत समय के बाद उनमें लक्षण दिखाई दिए? जी, जैसा मैंने कहा कि थैलेसीमिया मेजर है, यहाँ पे अगर आपका अल्फ़ा थैलेसीमिया की श्रृंखला में आते हैं, वहाँ 4 में से 3 जीन में अगर म्यूटेशन है तो आप मेजर हैं। इसी तरह से जो बीटा प्रोटीन श्रृंखला हीमोग्लोबिन के अंदर है वो 11 क्रोमोसोम से 2 जीन से आती है। अगर एक जीन आपकी म्यूटेशन है तो दूसरी जीन उसकी पर्याप्त मात्रा पूरी कर लेती है तो आप माइनर हैं। दोनों जीन में अगर म्यूटेशन है तो आप बीटा थैलेसीमिया मेजर हैं। रही बात जैसे आप पूछ रहे हैं कि देरी में लक्षण आने का यही कारण है कि अगर आप अल्फ़ा माइनर हैं या बीटा माइनर हैं तो आपकी 1 या 2 जीन में ही म्यूटेशन है तो आपको हल्का या मध्यवर्ती ही अनीमिया रहेगा। शुरू में उसके लक्षण इतने गंभीर नहीं रहते। अन्य किसी तनाव के कारण, चोट के कारण या अन्य किसी उसको बीमारी का संक्रमण हुआ है तो वहाँ जैसे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हो सकता है कि वहाँ अगर आपको लगे कि उसमें अनीमिया का जोर पड़ता है, वहाँ ये लक्षण अमूमन सामने आते हैं। और अगर एक ही जीन में अगर आपकी म्यूटेशन है तो आप वाहक हैं या थैलेसीमिया के कैरियर हैं, तो तमाम उम्र आप एक साधारण ज़िंदगी जीते रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये पहचान करना बड़ा ज़रूरी है कि आप वाहक हैं, माइनर हैं या मेजर हैं। जैसा मैंने पहले कहा, थैलेसीमिया एक रक्त समूह का विकारक है। तो इस दिवस में हमारा यही प्रयास है, ये एक पखवाड़े के रूप में हमारा हरियाणा प्रदेश में यह अभियान चलेगा। 8 मई से 22 मई तक 15 दिनों का ये जागरूकता अभियान रहेगा। यही हमारा प्रयास है कि जो जोखिम वाला समूह है हमारी आबादी में, हम उन तक पहुँचें और उनकी पहचान करें। क्योंकि अगर कोई वाहक है और आगे चल के वो मैरिज में जुड़ रहे हैं तो उनके बच्चों में मेजर होने की काफ़ी प्रतिशत संख्या बढ़ जाती है। तो इस अभियान में हम अपने हाई रिस्क ग्रुप तक पहुंचेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो अब इसकी जांच कराएं लैब में, और जांच करने से हम इनकी प्रतिशत को पता कर सकते हैं कि वो वाहक है, कैरियर है या माइनर है। जी, और डॉक्टर साहब इसकी जांच कैसे की जाती है, डायग्नोज कैसे किया जाता है कि किसी को थैलेसीमिया हुआ है? हाँ जी, ये मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार का ये एक विशेष अभियान है। सभी जिला स्तर पे हमारे ICHH केंद्र खुले हुए हैं। ये इंटीग्रेटेड सेंटर्स हैं हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के। यहाँ पे एकीकृत जांच केंद्र हैं। सरकारी सामान्य अस्पताल जिला स्तर पे यहाँ पे थैलेसीमिया रोगों की जांच की जाती है। जांच में हम क्या करते हैं कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे पहले तिमाही में उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है, जैसे ही वो गर्भवती हैं, पंजीकरण है, वहाँ पे हम उनकी अमूमन हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। लेकिन सभी महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की CBC या पूर्ण रक्त गणना की जांच नहीं हो पाती है। तो इस प्रोग्राम में हमारा विशेष यही जोर रहेगा कि जितनी भी पंजीकृत हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके हीमोग्लोबिन की जांच के साथ साथ
हम सीबीसी एक साधारण ब्लड टेस्ट है जिसमें जैसा मैंने पहले कहा कि थैलेसीमिया माइनर या मेजर में हीमोग्लोबिन की मात्रा और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या की कमी आती है। तो अगर हम सीबीसी टेस्ट को अनिवार्य कर दें तो वहाँ से हमें संकेत मिलने लगते हैं कि अगर ये महिला है, ये अगर थैलेसीमिया की वाहक है या माइनर है, तो हम उसको इस सीबीसी टेस्ट से पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ हमें संकेत मिलते हैं कि अगर उसकी लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन की मात्रा गंभीर रूप से कम है, तो हम उनका अगला जो टेस्ट है वो HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक ब्लड टेस्ट है, बड़ा साधारण टेस्ट है। ये हर एक हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पे हो रहा है। तो अगर आपको सीबीसी में कुछ संकेत मिले हैं कि ये अनीमिया है, क्योंकि गर्भावस्था में पहले ही उसके रक्त का वॉल्यूम बढ़ता है, बच्चा अंदर उसके गर्भ में है, तो उसको अनीमिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन अगर वो नीचे से वाहक है या माइनर है तो वो गंभीर रूप में अनीमिया में तब्दील होता है और शक आता है कि कहीं वो थैलेसीमिया की माइनर तो नहीं है। वो टेस्ट की पुष्टि के लिए हम HPLC टेस्ट करते हैं, जिसकी 2 दिन में रिपोर्ट आती है। ये जिला स्तर पे सामान्य अस्पताल में ही टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, और यहीं पे इसकी रिपोर्ट आती है। HPLC में हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है कि वो थैलेसीमिया की माइनर है या कैरियर है। उस टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद स्पाउस टेस्टिंग अनिवार्य है। उनके जो जोड़े हैं, जो हस्बैंड की भी हम HPLC टेस्ट करते हैं, और वहाँ पे अगर HPLC टेस्ट, अगर हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट की पुष्टि है तो काफ़ी संभावना बढ़ जाती है कि जो गर्भ में बच्चा है उसको वो थैलेसीमिया मेजर है। हमारा यही प्रयास है पूरे भारतवर्ष में कि 2025 तक हम एक भी बच्चा, हमारा जो नवजात बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर से ना पैदा हो, उसको गर्भ में ही पहचान कर ली जाए। तो गर्भ में पहचान का यही कारण है कि हम अपनी सभी गर्भवती महिलाओं का सीबीसी टेस्ट अनिवार्य करें। सीबी टेस्ट के माध्यम से हमें कुछ संकेत अगर मिलते हैं तो हम HPLC टेस्ट में हम उसकी पुष्टि करते हैं। अगर मदर थैलेसीमिया पाई जाती है और हस्बैंड को भी इस HPLC टेस्ट में अगर वो कैरियर है या माइनर है, तो दोनों के कैरियर या माइनर होने से आने वाले बच्चे में 25% की संभावना है कि वो मेजर पैदा होगा। तो वहाँ पे बच्चे की अगर हम पुष्टि करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि 20 हफ्ते से पहले उस बच्चे में भी एक टेस्ट किया जाता है गर्भ से, जिसका नाम है कोरियोनिक विलस बायोप्सी। ये एक तरह का एक प्लासेंटा से एक टिश्यू लिया जाता है, जिसमें आगे चल के हम इनके जेनेटिक क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। ये तकरीबन 11 हफ्ते से 14 हफ्ते के गर्भ के बीच में किया जाता है। दूसरा जो रहेगा हमारा एक अमाइनोसेंटोसिस टेस्ट है। अगर आपको कुछ देरी हो गई है, आप पहले पकड़ नहीं पाए हैं, 15 हफ्ते का गर्भ हो चुका है, तो ये जो एक द्रव्य रहता है बच्चेदानी में, भ्रूण के आसपास जो एक तरल द्रव्य रहता है, वहाँ से इसका सैंपल लिया जाता है। तो ये कुछ हमारी जांच के माध्यम है जहाँ से हम गर्भवती के होने से ही आने वाले बच्चे के बारे में थैलेसीमिया को पकड़ सकते हैं और उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि गर्भावस्था के टाइम ही थैलेसीमिया का पता लगाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर माता पिता में से किसी एक को थैलेसीमिया है, तब कितने % चांसेस हैं कि बच्चे को भी थैलेसीमिया हो सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अगर एक पेरेंट्स में अगर एक माता को थैलेसीमिया है, जैसे थैलेसीमिया माइनर है, और अगर उसके हस्बैंड की अगर हम HPLC टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो हमें पता चलता है कि वो थैलेसीमिया एक नॉर्मल पेशेंट है, तो 25% चांसेस रहते हैं कि आगे चल के जो भ्रूण है उसमें थैलेसीमिया का वो कैरियर रहेगा। और अगर दोनों दंपति थैलेसीमिया माइनर हैं तो 50% चांसेस हैं कि बच्चे आगे चल के कैरियर रहेंगे, 25% चांसेस हैं कि वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर रहेगा, और 25% चांसेस हैं कि वो बिना किसी कैरियर या मेजर के बच्चा पैदा रहेगा। जी। और डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया को रोकने के लिए सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या मेडिकली कितनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस बीमारी को होने ही ना दिया जाए? जैसा मैंने कहा कि थैलेसीमिया की रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आप विरासत में इसको लेके आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इसकी पहचान कर लें, हम गर्भ के दौरान ही इसकी पहचान कर लें, जिसको प्रीनेटल टेस्टिंग कहते हैं। तो इस टेस्टिंग में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक CBC, एक पूर्ण रक्त गणना, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। गर्भावस्था के दौरान पहले तिमाही में या और जितना जल्दी हो जाए इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। इसके बाद हम HPLC टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के द्वारा ही हम बच्चों को आगे रोक सकते हैं कि अगर आपका बच्चा का थैलेसीमिया मेजर है तो उसकी पहचान कर सकते हैं।
रही बात, अगर फिर भी अगर हमारे बच्चे जो, अगर हम हिसार की बात करें, हमारे पास करीब 35 से 38 थैलेसीमिया मेजर पंजीकृत मरीज़ हैं, पूरे हरियाणा में 1200 ऐसे मरीज़ हैं। इनकी सुविधाओं के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जैसा मैंने पहले बताया, सभी सामान्य नागरिक अस्पताल में हमारे एकीकृत केंद्र हैं या थैलेसीमिया डे केयर सेंटर्स हैं। यहाँ पे जैसे थैलेसीमिया मरीजों को जो मेजर वाले हैं, इनको अमूमन 20 से 25 दिन के लिए एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आदान की ज़रूरत पड़ती है। इनको हमेशा अमूमन एवरेज 25 दिन के बाद एक ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में आते हैं। यहाँ पे इनके ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है और इनको ब्लड यूनिट का ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। ये 5 से 10 बेड का अलग से एक हमारा डे केयर सेंटर है, जो एक हमारे जो पीडियाट्रिशियन की देखरेख में इस सेंटर को चलाया जाता है। यहाँ पे जितने भी थैलेसीमिया मेजर के मरीज हैं, उनको अलग से एक बड़े ही ट्रेंड स्टाफ नर्सिस की देखरेख में, एक वरिष्ठ डॉक्टर की देखरेख में इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ताकि क्योंकि रक्त आदान के साथ साथ होने वाले कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मरीज को वहीं 2 से 3 घंटे रखा जाता है। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को हम वहीं पे अटेंड कर सकते हैं। रक्त ट्रांसफ्यूजन के बाद हो सकता है उसको हल्का बुखार हो, कोई अन्य एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो उसी डे केयर सेंटर में इनको रखा जाता है। क्योंकि वो तमाम उम्र हो सकता है साल में 10 से 12 बार वो रक्त आदान कर रहे हैं, तो इनमें आयरन ओवरलोड होने की बड़ी इसमें दिक्कत रहती है। तो आयरन टेस्टिंग की सुविधा भी डे केयर सेंटर में रहती है, ताकि एक तरफ तो हमें खून रक्त उसको चढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन रक्त के साथ साथ उसके अंदर आयरन जा रहा है, शरीर में आयरन का भंडारण होता रहता है, आयरन निकल नहीं पाता है और यह घातक रहता है। यही कारण था कि बहुत साल पहले थैलेसीमिया के मरीज 15 से 20 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते थे, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए 5 से 7 साल की उम्र में अगर रक्त की ज़रूरत है और साल में 10 से 12 बार वो रक्त ले रहे हैं, उसी रक्त के माध्यम से लोहा या आयरन की इतनी ओवरलोडिंग होने लगती है और ये आपके लिवर में, आपके हार्ट में, आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वहाँ ये जमा होने लगता है और उनकी जो कार्यशैली है उनको ये प्रभावित करता है। तो आयरन ओवरलोड की आयरन स्टडीज़ के माध्यम से हम जांच करते हैं। और डे केयर सेंटर में आजकल तो हमारे पास डेस्फिरोक्सिमिन के नाम से एक त्वचा के नीचे या मांसपेशियों में इंजेक्शन देते थे, किलेशन थेरेपी बोलते हैं, ताकि ये जो शरीर में जो आयरन की मात्रा बढ़ी हुई है ये उसको निकाल देता है। और अब तो इंजेक्शन से आगे चल के हमारे पास एक कैफलर या डेफपिरोन के नाम से एक टैबलेट भी है। तो जितने भी नियमित अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेजर वाले मरीज हैं, तो ये एक ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। आप उनके खून में बदलाव के लिए 20 दिन बाद एक यूनिट खून डाल रहे हैं, लेकिन उस खून के माध्यम से उनके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ रही है, तो उस आयरन को कम करने के लिए ये किलेशन थेरेपी है। तो जितने भी डे केयर सेंटर्स हैं, यहाँ ये देखा जाता है कि उनके ब्लड के माध्यम से हम आयरन स्टडीज़ करते हैं। अगर आयरन ओवरलोड है तो डॉक्टर की देखरेख में ये कैफरल टैबलेट है, जिसमें उनके आयरन की संख्या को कम की जाए। जितनी भी थैलेसीमिया की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादातर इसी जटिलताओं की वजह से है, क्योंकि इनके रक्त में आयरन की डोसेज बढ़ जाती है। लिवर में हेपेटाइटिस होने का खतरा है, फाइब्रोसिस होने का खतरा रहता है, सिरोसिस होने का खतरा रहता है, और ये हृदय में भी जमा होने लगता है, हृदय की ताल बिगड़ने लगती है, अरिदमियाज हम इसको बोलते हैं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होने लगता है। और पिट्यूटरी जो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ पे तो आयरन बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वहाँ जमा होने लगता है, जिसमें काफ़ी इसमें डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और जितने हमारे हाइपोगोनाइडिज्म है, जो इसमें प्यूबर्टी या यौवन में देरी होने लगती है, तो ये जटिलताओं से बचने के लिए आयरन स्टडी जो है लेबोरेटरी से समायोजन है हमारे डे केयर सेंटर का। तो यहाँ थैलेसीमिया मरीज को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा तो देते ही देते हैं, साथ में उसका आंकलन करते हैं कि उसकी बॉडी में कितना आयरन है, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टरों की देखरेख में वहीं पे हम इनका कैफलर टैबलेट भी दी जाती है। फिजियोथेरेपी का भी बड़ा वहाँ पे एक सुविधा है, क्योंकि इन मरीजों में एक ब्रिटल बोन्स या एक की दिक्कत रहती है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये अमूमन जो हमारे जो थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ हैं, ये 5 से 7 साल से वाली उम्र के बच्चे रहते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 घंटे वहाँ वक्त बिताना है। तो एक मनोरंजन के वातावरण में इनका हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, फिजियोथेरेपी भी करते हैं। तो ये सुविधाएं हर सामान्य अस्पताल जिला स्तर पर हरियाणा प्रदेश में डे केयर सेंटर, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर के माध्यम से दी जा रही हैं।
जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसमें साल में 10 से 12 बार जी। ब्लड ट्रांसमिशन किया जाता है। लेकिन सर, क्या कोई ऐसा कोई निदान या कुछ ऐसा कोई सुविधा है स्वास्थ्य विभाग में या मेडिकली कि जिससे इस समय को कम किया जा सके, या इस सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस समय को बढ़ाया जा सके? हाँ, जी, मैं जैसे बता रहा था कि थैलेसीमिया मेजर के मरीजों को नियमित तौर पे 10 से 12 बार साल में खून की आवश्यकता रहती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ब्लड यूनिट की ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता रहती है। और क्योंकि अगर हम साथ ही साथ में अगर आयरन स्टडीज़ को मॉनिटर करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर ये जो टैबलेट मैंने बताई, कैफुलर टैबलेट है, डेफपिरॉन टैबलेट है, डॉक्टरों की एक देख रेख में अगर इसको भी चलाया जाए तो आयरन उनकी बॉडी से निकलता रहेगा और जितनी भी आयरन के कारण उसके होने वाली जो जटिलताएं हैं उससे बचा जा सकता है। तो पहले जैसे 18 से 20 साल ही एक थैलेसीमिया मेजर की अवधि रहती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें। आजकल हम देख रहे हैं 40 से 45-50 वर्ष तक एक भरपूर, एक स्वस्थ जीवन सभी थैलेसीमिया मेजर वाले जी रहे हैं। हाँ, जैसा आपने कहा कि अगर इसका भी कोई निदान हो कि अगर उसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ही ना पड़े हर 20 से 25 दिन तक, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या स्टेम सेल थेरेपी है, ये काफ़ी महंगी एक पद्धति है और इसमें एक मैचिंग डोनर की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन अभी एक और पीछे रिसर्च में ड्रग सामने आई है, ल्यूकोपिरास्टिन एक ड्रग है जो हमारे जो लाल कोशिकाएं हैं उनको प्रोत्साहित करती है, उनको जल्दी मैच्योर करती है। और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो रक्त का बदलाव कर रहे हैं, तो अगर ये ड्रग भी डॉक्टरों की देखरेख में अगर दी जाए तो जो संख्या है 10 से 12 बार अगर इनको हमने ज़रूरत है साल में, तो उस संख्या में गिरावट आ सकती है। जो 20 से 25 दिन तक अगर इनके रक्त के बदलाव की ज़रूरत है, अगर ये ड्रग जो है हमारी ल्यूकोसिस्पिराटिन ड्रग है, अगर इसका भी साथ में सेवन किया जाए तो 40 से 50 दिन तक हमें रक्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये रिसर्च में उम्मीद है आने वाले कुछ समय में ये और ज़्यादा प्रचलित रहेगी। जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आज, और आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है, तो इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे इस थैलेसीमिया दिवस पे हमारा नारा है, जागरूक रहें और इसको साझा करें और इस अभियान में जुड़ें और इसको थैलेसीमिया मरीजों की देखभाल करें। तो जागरूकता रहने का यही मतलब है कि जैसे मैं बताऊंगा, अंबाला में हमारे हरियाणा प्रदेश में और मेवात में ये एक पायलट प्रोजेक्ट चला हुआ है। 8वीं क्लास से ऊपर के सभी बच्चे कॉलेजों तक उनका जो CBC टेस्ट मैंने पहले बताया, ये अनिवार्य है। हम उनके हीमोग्लोबिन मात्रा की जांच करते हैं, क्योंकि अगर वो वाहक है जो कि तमाम उम्र पता नहीं चलता और कि वो नीचे एक ही म्यूटेशन जीन है और वो कैरियर है, तो अगर हम इनकी पहचान कर लें, आगे चल के जब ये बच्चे जो शादी से जुड़ते हैं तो हम उनकी अगर वहाँ पे एक प्री मैरिटल काउंसलिंग है, एक जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग है, अगर हम इनकी इसी अवस्था में अगर जांच कर पाएँ तो हम थैलेसीमिया मेजर के मरीजों की संख्या को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है, आप जागरूक रहिए और हर गर्भवती महिला की CBC टेस्ट, एक पूर्ण रक्त गणना अवश्य कराएं। CBC टेस्ट के माध्यम से ही हम गंभीर अनीमिया को पकड़ सकते हैं और आने वाले भ्रूण को थैलेसीमिया मेजर से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सी जानकारी दी है थैलेसीमिया को लेकर, और जैसा कि उन्होंने बताया है कि अगर गर्भावस्था में ही CBC की जांच करवा ली जाए और उस टाइम ही पता लग जाए कि बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं, तो तभी बचाव करके और इस बीमारी को और गंभीर होने से रोका जा सकता है। तो जैसा कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।